हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी माइंड। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो अगर सबसे पहले हम ये जाने कि विराम चिन्ह होते क्या हैं, तो हम इन्हें इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी बात को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को बोलते हैं, तो उसमें जो जिस प्रकार से हम ऊंचा बोलते हैं या धीमी आवाज में बोलते हैं या रुक कर बोलते हैं, उस संबंध को व्यक्त करने के लिए जब हम लिखते हैं, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहला विराम चिन्ह देखें तो ये होता है पूर्ण विराम। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंबल है, इसे व्यक्त करने के लिए किस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है। तो जो पूर्ण विराम होता है, उसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो जैसे आज तेज धूप निकली है। तो आज तेज धूप निकली है, तो जो एक वाक्य है वो खत्म हो गया है। तो जब इसका जो अंतिम शब्द है, उसके साथ हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं, मतलब कि जहां हमारा जो वाक्य है वो खत्म हो चुका है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जैसे कल हम पिकनिक जाएंगे। तो इसमें भी जब पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा, तो उसके अंत में एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम को आप एक कोमा की तरह देख सकते हो, कोमा ही होता है, लेकिन इसे हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। तो इसे वहां यूज किया जाता है जहाँ की वाक्य में जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका होगा, मुझे केला, संतरा, आम ये सभी फल पसंद हैं। तो अल्प विराम का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां हमें थोड़ी देर के लिए रुक कर आगे बढ़ना हो। तो इसी तरह से हम अपना थर्ड टाइप देखें तो ये है अर्ध विराम। तो आप इसका भी सिंबल देख सकते हैं, साथ में दिया हुआ है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो वाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब कि जहां पर दो वाक्य आपस में जोड़े गए हों, वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे कि मैंने उसे बहुत समझाया, पर वे नहीं माना। तो इसमें आप दो वाक्य देख सकते हैं कि उसने उसे समझाया, लेकिन वो माना नहीं। तो जब वो अपना पहला वाक्य कंप्लीट करेगा, जैसे कि मैंने उसे बहुत समझाया, तो ये अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाएगा। उसके बाद जब वो दूसरा वाक्य शुरू करेगा, तो उसके बाद ही इस चिन्ह के बाद ही वे दूसरा वाक्य शुरू होगा। जैसे कि मैंने उसे बहुत समझाया, पर वे नहीं माना। तो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो बहुत कॉमन सा है, आप सभी इसको जानते ही होंगे, और कहाँ यूज होता है ये भी पता ही होगा। तो इसे भी अगर हम देखें तो जो इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है वाक्य के अंत में। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है वाक्य के अंत में। तो जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस प्रश्न के पूछने के अंत में हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, तो जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है योजक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थक शब्दों के युग्मों के बीच द्वंद तथा तत्पुरुष समास में होता है। तो जैसे कि अगर कोई दो शब्द हैं, वो एक दूसरे से विपरीत हैं और वो एक साथ बोले जा रहे हैं, तो उनके बीच इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर दोनों शब्द एक जैसे हैं और वो एक साथ बोले जा रहे हैं, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग उनके बीच में किया जाता है। और इसके साथ साथ ही इसका प्रयोग जो है वो द्वंद और तत्पुरुष समास में भी किया जाता है। अगर आपने समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि द्वंद और तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तो उनके बीच में इसका प्रयोग भी आपने देखा होगा। तो अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि रात दिन। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत हैं। तो जैसे कि रात और दिन, तो इन्हें भी जब एक साथ बोला जाएगा, तो इसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि पहले पहले। तो पहले पहले ये दोनों एक समान शब्द हैं, तो इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द तथा प्रयासों के बाद इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओह कितनी गर्मी है। तो जो ओ है, इसके बाद हमारा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा उफ, ये मेरी उंगली कट गई, या फिर मेरी उंगली कट गई। तो इसमें भी जो उफ है, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा।
तो नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह आप देख सकते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन ना हो तो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों एक समान लगेंगे, लेकिन इनमें दो बहुत बड़ा अंतर है। जो योजक चिन्ह होता है उसकी लंबाई बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी होती है, लेकिन जो निर्देशक चिन्ह है उसे हम लंबा करके थोड़ा लंबा करके लिखते हैं। तो इसका हम प्रयोग देखें तो इसका जो प्रयोग है वो किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हम किसी को बताते हैं कि किसी दूसरे ने ऐसा कहा है, तो हम उस बात को बताने से पहले इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे कि माँ कहती है, तो माँ कहती है के बाद में इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो जैसे कि माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए, तो माँ कहती है और सदा समय पर काम करना चाहिए के बीच में इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो सिंबल होता है वो होता है। तो जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो, तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संज्ञा के 3 भेद हैं, तो आगे जो विवरण चिन्ह लगेगा, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर देखें तो आप इन एग्जाम्पल्स में भी जो अपने पीछे विराम चिन्ह पढ़े हैं उनकी जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अब हम विवरण चिन्ह पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विवरण चिन्ह जहाँ पर यूज हुआ है इसके बाद जब हमने व्यक्तिवाचक लिखा है, तो व्यक्तिवाचक के बाद आप देखेंगे तो जहां पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है, और आगे जातिवाचक लिखा है उसके बाद भी ये अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि हमें जहां पर रुक कर अगले जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना है, तो जहां पर अल्प विराम का यूज भी किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह आप देख सकते हैं किस तरह से होते हैं। तो इसे देखें तो किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि अगर किसी ने कुछ बात कही है और हमें ये व्यक्त करना है कि ये बात किसी के द्वारा कही गई है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग उसमें किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसमें जो अंग्रेजों भारत छोड़ो है, इसमें ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला हमारा चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। तो इसका प्रयोग जो है वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई बात कही गई है, तो उसको अगर हमें व्यक्त करना है कि वो बात किस तरीके से कही गई है, या उसका वैसे दूसरा मतलब क्या हो सकता है, तो जो उसका मेन मतलब हो, मकसद हो, तो उसे व्यक्त करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके उसके अंदर वो बात लिखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो राजा ने कहा, तो वैसे तो राजा ने कहा, लेकिन हम इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके उसमें लिख देंगे कि क्रोध से कहा जा, गुस्से में कहा, जा फिर खुश होकर कहा। तो राजा ने क्रोध से कहा अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए, तो इसमें हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके इसमें उसका जो भाव है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर को अगर हम पूरा डॉक्टर ना लिखकर सिर्फ शुरू का डॉ लिखें, तो उसमें इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये शॉर्ट में लिखा जाता है और समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है, डॉ से मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद, तो शुरुआत के अक्षर को इसके आगे हम लाघव चिन्ह लगाकर इसे पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला है हंस पद। तो हंस पद जो इसका प्रयोग है वो वाक्य में लिखते समय जब कोई गलती हो जाए या फिर कोई अक्षर या शब्द कोई छूट जाए, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है, तो इसमें ताज क्या हो सकता है वो दिखाने के लिए इस हंस पद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने पूरे वाक्य में तो लिखा नहीं कि ताज क्या है, ताज महल भी हो सकता है, ताज होटल भी हो सकता है, तो इसे व्यक्त करने के लिए हम इस हंस पद का इस्तेमाल करेंगे और जो इस वाक्य का मतलब है वो ऊपर लिख देंगे। जैसे कि ताज, तो ऊपर हमने इस हंस पद का प्रयोग करके लिख दिया महल, तो ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। सो गाइस, इस तरह से हो गया आपके विराम चिन्ह पूरी तरह से कंप्लीट।
तो आपने सारे विराम चिन्ह देख लिए कि किसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कब किया जाता है। और इस टॉपिक का नॉलेज आपको वैसे भी होना चाहिए और एग्जाम में भी काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विराम चिन्ह को लेकर, तो आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।